इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 पॉइंट फार्मूला दिया, 14 सूत्री फार्मूला दिया और प्रस्ताव दिया कि अगर नेहरू रिपोर्ट को सरकार नहीं मान रही है और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को और लोग नहीं मान रहे हैं तो हमारा प्रपोजल आप लोग मान लीजिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो प्रपोजल दिया उसे इतिहास में 14 सूत्री फार्मूला 14 पॉइंट फार्मूला कहा जाता है ना। पहला उसमें पढ़ते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विच रेजिडुअल पावर्स विद द प्रोविंसेस, केंद्रीय मतलब संघीय सरकार का निर्माण हो। तो जहां सभी लोग कह रहे थे कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, जिन्ना ने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांत के पास हो, यानी मजबूत प्रांत। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता हो। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं हो। All legislatures and elected bodies to have adequate Muslim representation without reducing Muslim majority in a province to minority or equality। जितनी भी प्रांतीय विधानसभाएं हैं, मंडल हैं, सभी में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, है ना। Adequate Muslim representation of Muslims in the services and self government, सेवा में, और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनमें भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। 1/3 मुस्लिम्स मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट कैबिनेट्स, मंत्रिमंडल में भी, केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी कम से कम 1/3 मुस्लिम सदस्य मतलब मिनिस्टर होने चाहिए। 8वां उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी कंटिन्यूड, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था लागू हो, यानी नेहरू रिपोर्ट में जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था वो इनको स्वीकार नहीं था। नो बिल बी पास इन एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर्स इट अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट। अब इन्होंने कहा कि कहीं भी अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का 2/3 सदस्य विरोध करें कि यह बिल हमारे समुदाय के हित के अनुरूप नहीं है तो उस बिल को पारित नहीं किया जाए, है ना। तो टोटल की बात नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे अपने मुस्लिम समुदाय के लिए। एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किसी भी तरह का प्रांतीय पुनर्गठन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इन प्रांतों में मुस्लिम बहुमत प्रभावित हो, है ना। यानी इन प्रांतों का मुस्लिम बहुमत रहे जैसे है। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, उस समय सिंध जो था वो बॉम्बे के साथ था, तो इन्होंने भी कहा कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार हो। फुल रिलीजन फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता हो। और प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों का संरक्षण हो, है ना। तो ये 14 पॉइंट फार्मूला था। इस फार्मूला को उन्होंने कहा कि जब नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड है, साइमन कमीशन रिजेक्टेड है, तो मेरा ही बात मान लो। लेकिन स्वाभाविक है कि इनका बात कौन मानता, जब भी किसी का नहीं सुन रहे थे तो इनका कौन सुनता।
इसलिए ये मामला भी आया गया जैसा हो गया, तो इतिहास में दर्ज हुआ। तो यहाँ तक भी आके मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट के सिद्धांत पर अड़ी हुई थी और अपने आप को केवल मुसलमानों के हित के हिसाब से साधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस पीरियड में जिन्ना को बहुत खास सफलता मुसलमानों के बीच नहीं मिल रहा था। तो एक तरह से डेडलॉक हुआ। डेडलॉक की स्थिति में ही 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए, है ना। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रपोज किया। 1929 के अधिवेशन में ही गांधी जी ने लगभग डिक्लेयर किया था कि नेहरू ही उनके रियल उत्तराधिकारी हो सकते हैं और लीडरशिप को ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र करने की बात उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से की। 1947 नहीं बल्कि 1929 में ही गांधी जी ने लाहौर में जो भाषण दिया और नेहरू जी के पक्ष में जो बातें कही हैं वो इतिहास में दर्ज है और इसके लिए 47-46 देखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार यहाँ भी और आगे चलकर 1934 में भी जब गांधी कांग्रेस के प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करेंगे, है ना। गांधी ने 1934 में कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उस समय भी जो गांधी भाषण देंगे उसी समय 29-34 से ही क्लियर था कि गांधी किसको चाहते हैं कि उनके बाद नेतृत्व संभाले। तो यह कोई उपहार नहीं था। जो लोग इतिहास में दर्ज पन्नों को या उनके कृत्य को ठीक से नहीं पढ़ते, गांधी ने 1929 में जो भाषण दिया है उतना भी अगर कोई पढ़ ले और नेहरू के जिन क्वालिटीज़ की बात गांधी ने की है तो उनको 47 के विवाद में पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन सभी लोग इतिहास को अपने सिद्धांत या अपने हिसाब से ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि डिफर करेगा, है ना। लेकिन 1929 में फिर प्रपोजल पास हुआ पूर्ण स्वराज का। तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पूर्ण स्वराज पहली बार 1929 में डिमांड किया जाता है। इधर उधर बात कहना अलग है, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया, सविनय आंदोलन किया, जो भारत के इतिहास के सर्वाधिक मास बेस्ड आंदोलन हुआ। यह आंदोलन रुक रुक कर 1934 तक चलता है। इस दरमियान भारत में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में आयोजित होते हैं। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट फार्मूला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, ये सभी भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के प्रयास थे और राष्ट्रीय आंदोलन के भी हिस्सा है तो संवैधानिक प्रगति के भी हिस्सा है। इस पीरियड में भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए या इम्पास को ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास हुए। उसी क्रम में हम लोग थोड़ा थोड़ा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी देखेंगे, कम्युनल अवार्ड को देखेंगे, पूना पैक्ट को देखेंगे, तब फिर हम लोग 1935 को देखेंगे।